सो हेलो गुड इवनिंग। जैसे मैंने कहा था कि आज हमारा सेट 3 होगा। सेट 3 का सेक्शन बी और टाइम 7:30 हो चुका है। और मैंने कहा था कि अब से हमारा जो वीडियो होगा वो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बनाएं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेट 3 और इसका होगा सेक्शन बी। देखो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो, क्योंकि वीडियो आपका पूरा फुल और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यानी जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी शायद इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। और आंसर बड़ा ही पिसाई लिखा हुआ है, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई इधर उधर की बातें कहानी नहीं लिखी हुई है। तो हम करते हैं, जैसे हमने कहा था कि हमारा सेट 3 है। ठीक है, ये हमारा मॉडल सेट 3 है। सब्जेक्ट हमारा क्लास 12, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। टोटल मार्क्स वो आपका 35 मार्क्स का होगा। टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटा। और सेट ये टर्म 2 का पेपर है। बात करते हैं आज करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैंने कहा है शुरू से कि इसमें 8 से लेकर 14 क्वेश्चन तक, यानी टोटल 7 क्वेश्चन होंगे जो आपके लघुश्री प्रश्न है, जिसको आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ना। इसमें से कोई भी आपको 5 ही क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे? हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे? हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के पहले बता देता हूँ, ये सेट नंबर 1 में भी पूछा गया है। सन सेट 1 फिजिक्स में भी यही सेट पूछा गया है। तो वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है वो जाकर वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा समझाते क्या कर रहा है। कह रहा है वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक सीजियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फाइ नॉट दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो कह रहा है इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 इंटू 10 to the power 14 किलो हर्ट्ज। यानी यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है म्यू, है ना, न्यू न्यू जो गिवन है वो हमें गिवन है 6 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द, और अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, उस मेटल सरफेस से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो पूछा जाता है कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ना। उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दो चीज गिवन है। आपको आइंस्टीन का रिलेशन पता है ना। आइंस्टीन का रिलेशन क्या होता है? आइंस्टीन का रिलेशन होता है एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये पता है। तो हमें अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। वर्क फंक्शन हमें गिवन है और एच में हमें न्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम एच न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, है ना। हम कैलकुलेट कर लेते हैं एच न्यू की वैल्यू। तो एच होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी? फ्रीक्वेंसी देखो गिवन है 6 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। वैल्यू को रख के सॉल्व करोगे, ये वैल्यू जो भी आएगी ये आपकी जूल में आती है ना। किस में आती है? जूल में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमारा जो वर्क फंक्शन दिया है वो भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करो, वैल्यू को सेम रख लो। ठीक है, इंटू 6 to the power 14 डिवाइड बाई, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लो, यानी 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट हो जाता है। और इसकी वैल्यू आती है, कैलकुलेट करना, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपकी एच न्यू की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो फ्रॉम 1, ठीक है, 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन हमें दिया था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा आपका 2.48 माइनस 2.14। वैल्यू को सॉल्व करना, ये आती है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें तो बस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा था। सेक्शन 1 में उसमें बहुत कुछ पूछा गया था। तो चलो यहाँ पर हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। जहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, यहाँ पर मैंने इस कैलकुलेशन को खुद से करना और 2.48 आता है, इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, हो सकता है क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए। बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, है ना। किसका? हाउ जेड डायोड यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेड डायोड का हमें एक सर्किट डायग्राम बताना है और दिखाना है कि हाउ जेड डायोड यूज, है ना, ये वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो क्या होता है, ये हमने बना दिया इसका सर्किट डायग्राम। तो इसको क्या करना है आपको, भी एग्जाम में ऐसा ही सर्किट डायग्राम बनाना है ना। तो ये होता है हमारा सर्किट डायग्राम। तो लिख लेना, ये हमारा क्या है? सर्किट डायग्राम है।
ठीक है, इसमें हमने क्या-क्या लगाया देख लो। इसमें यहाँ से हमारा एक फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, है ना? फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसका वोल्टेज घट रहा हो या बढ़ रहा हो। आगे बढ़कर तो एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। फिर आगे नीचे इधर आओगे तो एक हम लगाते हैं वीजेड, है ना? ये वीजेड क्या है? ये जो सिंबल बन रहा है बीच में ना, ये हमारा जेन डायोड है और इस जेन डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईजेड है और इस जेन डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हमने वीजेड लिखा है। इसी जेन डायोड के पैरेलल में, है ना? हम क्या करते हैं इसी जेन डायोड के पैरेलल में एक क्या लगा लेते हैं, लोड लगा लेते हैं, है ना? आरएल। क्या लगाया हमने? आरएल। क्या ये हो गया हमारा आउटपुट, है ना? देख इस वजह से बोलते हैं हम रेगुलेटेड आउटपुट। क्यों है बोलते हैं? अब समझो इसका। तो इफ अब देखो ये पूरा वर्क कैसे करता है ना? ये भी क्वेश्चन आपको सेट 1 में मिल जाएगा, है ना? सेट 1 में भी सेम क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि यहाँ पर पूरे प्रिंसिपल को देखो क्या लिखता है कि जब जैसे हम ना पूरे सेंटेंस को पढ़ना इंग्लिश में, अब उसका मैं एक समरी बता रहा हूँ होता क्या है। तो कहता है कि जैसे-जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे, है ना? तो इस आरएस के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप है वो भी हमारा बढ़ता है और इसमें से जो करंट फ्लो करेगा आईएस वो भी बढ़ेगा, है ना? इस आरएस में से जो करंट फ्लो करेगा वो भी बढ़ेगा। अब इसमें से करंट बढ़ेगा तो जो करंट जा रहा है आईजेड और आईएल क्या करना चाहिए? ये दोनों भी बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो क्या करता है यहाँ से आईजेड बढ़ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है मैंने कि ये जो हमारा वीजेड होता है ना, वीजेड इक्वल टू क्या था? वी इक्वल टू आईआर। तो इसको लिखते हैं वीजेड वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इक्वल टू करंट अक्रॉस जेनर डायोड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड। तो कहता है ये क्या करता है? ये चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है ना? तो आईजेड बढ़ेगा तो हमारा आरजेड क्या होना चाहिए? घटता है ताकि ये टर्म पूरा कांस्टेंट रहे। तो क्या करता है जैसे-जैसे हमारा फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, आरएस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता है लेकिन जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ता है, वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है? इवन बहुत ज़्यादा करंट क्यों ना फ्लो कर जाए, है ना? बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्यों ना बढ़ा दो, फिर भी जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो क्या करता है ये सारा का सारा करंट जो फ्लो करता है वो इस वीजेड से क्रॉस कर जाता है। यानी आईएल से कोई करंट करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब जो हमने आउटपुट में रेजिस्टेंस लगाया था या जो लोड या डिवाइस लगाया था वो सर्किट से कट जाता है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है। इससे क्या होता है वो डिवाइस हमारा जलने से बच जाता है। इस टाइप से हम कहते हैं कि जेनर डायोड क्या कर रहा है? हमारे डिवाइस को बचा रहा है, इसी से क्या कहते हैं हम? वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है? सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, मैंने पहले ही बताया था, एक्सप्लेन किया था सेट 1 में भी, सेट 1 पार्ट बी में। ठीक है? अब देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ क्या है? पूरी हिंदी में लिखी है ना, सब कुछ है हिंदी में। सेंटेंस को पढ़ना और इस सेंटेंस को अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना। हाँ, देख के काम नहीं चलेगा। सेंटेंस को इस चीज़ों को अपने हैंड रिटन समझ कर लिखो अपने नोटबुक में, कॉपी में लिखना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है? देख लेना वीडियो को पॉज़ करके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज़ करके इसको देख लेना, इसका इन डिटेल नोट्स बना लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कितना है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस पार्ट का नाम बताओ जिसका यूज करते हैं। पार्ट 1 फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ स्काई ड्यूरिंग नाइट एंड फॉगी कंडीशन, यानी रात और कोहरे में अगर हमें आकाश की तस्वीर खींचनी है तो हम कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम का यूज करेंगे। सेक्शन बी पूछता है क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है इसका कि फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस पार्ट का यूज करते हैं। और थर्ड पार्ट है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है? तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो लेक्चर जाकर देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर 2, वहाँ मैंने सब एक्सप्लेन किया था कि हर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूज आपसे पूछा जाता है। मैंने वहाँ एक-एक यूज बताया था। उसी में से यूज भी आपको वहाँ मिल जाएगा। नहीं पता है तो देखो उसका आंसर क्या है। पार्ट ए हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ना, आकाश यानी जब अंधेरा हो या फिर कोहरा हो उसमें हम जो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं वो होता है हमारा इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण। ठीक है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं एक्स-रे, है ना? अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, है ना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम क्या यूज करते हैं? गामा रे, जिसमें आपको पता है रेडियोथेरेपी, ना रेडियोथेरेपी क्या करते हैं? वहाँ पर हम गामा रे का यूज करते हैं। तो ये तीनों यूज आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन 11 लिखा है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, है ना? प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप से पूछा है आपके बारे में, स्टेप डाउन भी पूछा जा सकता है। तो जो चीज यहाँ पढ़ेंगे इसका जस्ट रिवर्स आप पढ़ लेना स्टेप डाउन में, है ना? अगर नहीं देखा है तो मेरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का एक वीडियो है ना? वहाँ पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। वहाँ से भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। वहाँ पर हमने
अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसका यूज क्या करता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, है ना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या उल्टा हो सकता है कि लो वोल्टेज या फिर हाई करंट को लो करंट में, ना उल्टा होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई करंट को लो करंट में, ठीक है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से कम होता है, यानी सेकेंडरी का कॉइल ज्यादा होगा प्राइमरी से, यानी दैट इज NS इज ग्रेटर देन NP, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमसे पूछा गया है, तो इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज whenever there is change in flux in primary and EMF is induced in the secondary coil, यानी जैसे ही प्राइमरी कॉइल में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, यानी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। इसका डायग्राम भी देख लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, तो देखो यहाँ पर ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन प्राइमरी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइमरी में टर्न्स कम है ना, सेकेंडरी में मैंने टर्न्स बहुत ज्यादा बनाए हैं ना, जो ग्रीन कलर में टर्न्स बनाए हुए ज्यादा है, तो क्या होता है यहाँ पर एनएस में टर्न्स ज्यादा होगा, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होगा प्राइमरी से। स्टेप डाउन पूछा जाएगा तो उल्टा कर लेना, प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स बनाना है, सेकेंडरी में कम, है ना, सोच लो एक बार अच्छे से, है ना, मुझे बता रहा हूँ याद रखना, स्टेप डाउन भी पूछा जा सकता है। अब आता है कि वर्किंग कैसे ये वर्क करता है, तो कहता है क्या कहता है कि व्हेन ए अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी, अगर हम जैसे ही प्राइमरी कॉइल से, है ना, जो पहला का प्राइमरी कॉइल, इसमें से कोई अल्टरनेटिंग करंट पास करोगे, अल्टरनेटिंग करंट जो करंट चेंज होता है उसे कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, तो जैसे करंट चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ, इसमें से एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो दूसरे से क्रॉस करेगी ना, ये देखो मार्कर में से घूम रहा है, इस टाइप से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकला था, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली थी हमारी प्राइमरी से, वही क्रॉस करती है सेकेंडरी को। इस प्रकार क्या होगा कि सेकेंडरी में एक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहता है कि when alternating current passing through the primary creates a continuously changing flux in the core, है ना, यानी इस कोर में फ्लक्स चेंज होगा, एंड दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी, है ना, और ये जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा था वो सेकेंडरी में क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। और सिंस देखो सेकेंडरी में ज्यादा है ना, सेकेंडरी में ज्यादा होता है टर्न्स, इसलिए सेकेंडरी में वोल्टेज भी ज्यादा होता है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी सेकेंडरी में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा होगा प्राइमरी से, और सेकेंडरी का वोल्टेज भी ज्यादा होगा प्राइमरी से, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, सोचना और अपने हैंड रिटन नोट्स लिख लेना। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट है, देख लो समझ लो, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, डायग्राम सब कुछ, है ना, यहाँ पर भी बना देते हैं। ये क्या था हमारा, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी था, प्राइमरी था, और इधर हमारा नंबर ऑफ सेकेंडरी है, देखो सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है, प्राइमरी में टर्न्स कम है, ठीक है। ये बातें समझ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, है ना, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो वहां पर पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज में क्या क्या चेंज होगा, यानी फ्रिंज विड्थ में क्या क्या चेंज होगा जब हम ये तीन चीजें चेंज करते हैं ना, क्या क्या चेंज करते हैं, देखो पहला, तो पहला पूछा है स्किन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, है ना, तो क्या कह रहा है, देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर है क्या क्या सब कुछ, देखो ना, बात समझ जाना ये है क्या, ये स्लिट 1 हो गया, नीचे स्लिट 2 हो गया, इनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल डी, यानी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यानी स्लिट से लेकर स्क्रीन तक के डिस्टेंस को, है ना, तो क्या कहते हैं कैपिटल डी, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लैम्डा होता है जो यहाँ से लाइट आएगी, है ना, यहाँ से जो वेव्स आएगी, लाइट वेव्स आएगी, उसका वेवलेंथ होगा हमारा लैम्डा, तो सब कुछ पता चल गया, लैम्डा डी बाई डी। तो कह रहा है यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ बन रहा होगा, जो फ्रिंज विड्थ बन रहा होगा इसकी बीटा कितनी, यानी फ्रिंज का विड्थ कितना है। तो बात करते हैं, एक बात करते हैं हम पार्ट 1 पे। पार्ट 1 कह रहा है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, स्किन को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, यानी स्किन को हम दूर ले जाएं, है ना, स्किन को दूर ले जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, है ना, दैट इज क्या हम बढ़ा रहे हैं, डी इंक्रीजेज,
दूर ले जा रहे तो क्या बढ़ेगा, स्लिट से स्क्रीन को दूर ले जाओ, है ना, स्लिट से स्क्रीन को दूर ले जाओ मतलब स्क्रीन को देर शिफ्ट कर रहे हो तो डी बढ़ जाएगा। अब डी बढ़ेगा तो देखो बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, बीटा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, यानी अगर डी को बढ़ाओगे तो बीटा भी क्या बढ़ेगा, बीटा ही बढ़ेगा। यानी लिख सकते हो यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज बीटा इंक्रीजेस, यानी फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा। ठीक है, पार्ट ए। पार्ट बी पूछा जाता है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, है ना, यानी अगर हम एक और क्या कर रहे हैं, यानी इसका सेकंड पार्ट का पूछने का मतलब है कि एक हम शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहे हैं, यानी जिसकी लैम्डा क्या कर रहे हैं हम, लैम्डा को हम कम कर रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, यानी लैम्डा क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, है ना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज मतलब समझ आता है ना, तो यहाँ भी घटाना, यानी हम लैम्डा को घटा रहे हैं, लैम्डा को घटाएंगे तो देखो क्या होगा, बीटा भी डायरेक्टली डिपेंड करता है लैम्डा पे, है ना, दिख रहा है ऊपर, बीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा घटेगा तो बीटा भी घटेगा, यानी दिस इंप्लाइज बीटा डिक्रीजेस, है ना, बीटा भी घटेगा। ठीक है, बीटा क्या करेगा, यानी फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, है ना, पार्ट बी समझ आ रहा है। पार्ट सी पूछा जाता है कि द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज, है ना, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इंक्रीज, दैट इज स्मॉल डी को क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं, यानी डी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज करना मतलब इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। तो अब बताओ कि डी पे क्या इफेक्ट करेगा, यानी बीटा और इस स्मॉल डी में क्या रिलेशन होता है, तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिखाई देता है आपके डी के, है ना, यानी कि अगर आपका सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स बढ़ाएंगे तो बीटा घटेगा, यानी दैट इज क्या कहेंगे कि बीटा क्या होगा, डिक्रीज करता है, दिस इंप्लाइज बीटा घटेगा। ठीक है, बीटा डिक्रीज करेगा मतलब घटेगा, है ना, यानी फ्रिंज विड्थ क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, बात समझ आ गया, मैंने इसी एक्सप्रेशन को यूज करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब क्वेश्चन याद रखना, वीडियो पॉज करके समझ के कॉपी में लिखो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका शायद सिलेबस में नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसे कहते हैं कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है ना, और टाइम कम भी होगा तो हो सकता है आपने चीज को नहीं पढ़ा होगा। बता देते हैं कटिंग ऑफ लेंस होता क्या है। तो कह रहा है कि एक लेंस है समझ लो मेरे पास ना, इस टाइप का लेंस है, ठीक है, जिसका R1 और R2 की वैल्यू गिवन है हमें, ना क्या दिया है, R1 और R2 हमें गिवन है। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है, R1 और R2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, जिसका हमें म्यू गिवन है 1.6। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको हमने क्या किया है, देखो बाद में कह रहा है कि इस लेंस को हमने, इसी लेंस को क्या किया हमने, बीचों बीच कट कर दिया है ना, कैसे कट किया, देखो ऐसे कट किया है ना, वहाँ लिखा हुआ है, लिखता है स्प्लिट्स वर्टिकली, है ना, इसको हमने लंबवत काटा है, यानी इससे काटा है, लंबवत होता है मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, ये एक्सिस होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, किसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा किसी भी लेंथ का, तो उसके परपेंडिकुलर हमने इसको कट कर दिया। कट करने पर क्या होगा, अब देखो कट करने पर क्या होगा कि ये दो लेंस इस टाइप में दिखाई देगा, है ना, इस टाइप से दो पार्ट में कट जाएगा। तो पूछा है बताओ किसी एक का फोकल लेंथ बताओ, है ना, व्हाट इज इसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, पूछा इसका जाता है हमसे कि बताओ इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो करते हैं फोकल लेंथ कितना होगा। अब देखो क्या इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा, है ना, समझना, है ना, कि इसका फोकल लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें पता है लेंस मेकर ऑफ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, तो लेंस मेकर ऑफ फॉर्मूला से हमने पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। अच्छा फोकल लेंथ हमसे पूछा है, तो पहले फोकल लेंथ हम इसका निकाल लें, यानी जब दोनों जॉइंट था उसमें फोकल लेंथ कितना था, तो यहाँ से 1/f की वैल्यू हो जाएगी, है ना, 1.6 माइनस 1। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, जो R1 की वैल्यू तो होगी +24, है ना, और R2 की वैल्यू हो जाती है -24। मैंने सेट ए में देखना, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था ना, एक का प्लस होता है दूसरे का माइनस होता है। ठीक,
इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 24 माइनस 1/-24। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 2/24। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 1/f की वैल्यू, यानी दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कैलकुलेट करना f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करते हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 2। ठीक है, और इसको आप अगर और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉल्व करने के बाद आएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब देखना, ठीक है, बात समझ आ गई, यानी स्टार्टिंग में कितना फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर। अब बोला कट करने के बाद बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हर एक पार्ट की। तो देखो बात है इसका बी पार्ट। अब हमने मान लो इसको कट कर लिया, ठीक है, तो हमने से एक पार्ट कट कर लिया। अब इसका इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी r1 ही रहेगा, लेकिन इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया r2। कट करने के बाद ये हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि ये कैसा बन गया प्लेन, और प्लेन ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इन्फिनिटी। अच्छा, फोकल है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी भी ग्लास ही हो, तो 1/f1 मान लो अपनी इसकी फोकल लेंथ f1 हो गई है, तो इसको क्या लिखेंगे म्यू माइनस 1, फिर लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसकी देखते फोकल लेंथ, यानी 1/f1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 1। देखो पहला r1 था, अभी भी r1 रहेगा, माइनस ये हो जाएगा r2 अब इन्फिनिटी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू हो जाएगा ये 1/r1 और ये हो जाएगा 1/f1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/f1 की वैल्यू चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, या फिर इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं r1, है ना। r1 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 इंटू f1, है ना, या फिर f1 को लिख लो, है ना, या तो हमें हमें कैलकुलेट करना था ना हमें कैलकुलेट करना था f1। ठीक है, तो f1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से f1 की वैल्यू हो जाएगी r1/0.6, और r1 कितना था हमारा 24 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.6। ठीक है, फोकस कितना हो जाएगा r1/0.6, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 6, कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा 40, है ना, यानी फोकल लेंथ कितना हो जा रहा है 40 सेंटीमीटर। तो पूछा था फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ अगर पूछा था कि फोकल लेंथ कितना कितना बढ़ गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है बिकम्स डबल, है ना। पहले कितना आया था फोकल लेंथ हमारा, इससे पहले देखना कैलकुलेशन मैंने किया था, तो फोकल लेंथ आया था हमारा 20 सेंटीमीटर, तो अभी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, मतलब डबल हो गया, यानी फोकल लेंथ बिकम्स डबल। ठीक है, चलो अब देखिए याद रखते हैं ना, इसका याद रखना क्या होता है, अगर इस टाइप से लेंस है ना, इसको ट्रिक याद रखो ना, अब इतना याद में करोगे नहीं, याद रखना कि अगर इसका फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, तो अगर इसको अगर हम इस टाइप से अगर हम कट करते हैं, दो पार्ट में अगर हम कट करते हैं और इच पार्ट का लेंथ अगर f1 हो जाता है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ कितना हो जाता है, इस f1 की वैल्यू ना डायरेक्ट याद रखना, इस f1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ f हो जाती है, यानी जो नया फोकल लेंथ होगा वो डबल हो जाता है पुराने वाले फोकल लेंथ का। ठीक है, अगर ये तरीका याद है तो आप पहले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। पहले कितना आया था 20 सेंटीमीटर, है ना, पहले कितना आया था 20 सेंटीमीटर, अभी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, मतलब नया फोकल लेंथ डबल हो जाता है पुराने वाले का, है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं चाहिए था क्योंकि ये कटिंग ऑफ लेंस आपके सिलेबस में लिखा नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, है ना, ध्यान देना, पूछा किस किस के बारे में है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर ना। तो अच्छे से ध्यान, पहले पूछा कंडक्टर फिर इंसुलेटर देन तब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी पहले कंडक्टर यानी चालक, फिर अर्धचालक, फिर कुचालक के बीच में। तो ये होता है हमारा, ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है हमारा कंडक्टर का, है ना। इसको मैंने भी एक्सप्लेन किया है, फिर इसको आप सेट 1 में भी देख लेना, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ये होता है हमारा कंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों के बैंड गैप क्या होता है ओवरलैप कर जाता है, यानी इनके बीच एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, इसे बोलते हैं कंडक्टर का। सेकंड आता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा, है ना, इसको बोलते हैं ये
देखो ये पहला ये हो जाएगा हमारा कंडक्टर। सेकंड कहते हैं ये होता है हमारा सेमी कंडक्टर, है ना? ये किसका है? ये सेमी कंडक्टर का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेमी कंडक्टर। तो ये डायग्राम बनाना है। और तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, है ना? तो इंसुलेटर में क्या होता है? तो इंसुलेटर में देखो, हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है ना, Eg की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ जो लेंथ है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये लेंथ ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? इस सेमीकंडक्टर के कंपेयर में। देखो लेंथ है ना, लेंथ किसका ज्यादा है? तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको ना लेंथ किसका ज्यादा है, तो इंसुलेटर के केस में ये डिस्टेंस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों डायग्राम आपको याद रखना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, है ना? डायग्राम देख के अच्छे से। हिंदी मीडियम की बात करो तो ये हिंदी मीडियम के लिए इसका सॉल्यूशन है ना? तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लिख लो, ये किसका है? ये हमारा पहला है, ये हमारा कंडक्टर के लिए है ना, कंडक्टर। ठीक है, इसका बोलते हैं चालक, इसको बोलते हैं सुचालक बोलते हैं ना हिंदी में। चलो ये इसका हो गया। ठीक है, पहला। सेकंड हमने जो बनाया है ये ग्राफ किसका है? ये हमारा हो जाता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर ना। ये किसका ग्राफ है? ये हमारा अर्धचालक का ग्राफ है। ठीक है, और लास्ट जो बचता है ये होता है हमारा कुचालक यानी इंसुलेटर। ठीक है, तो देख लो इंसुलेटर में भी थी, जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ना? इसका देख सकते हो एरो ना, ज्यादा दिख रहा है हमें। अगर आप बात करोगे अगर अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर में, तो ये देखो ये बैंड गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो अर्धचालक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो कुचालक, और नियरली इक्वल टू 0 हो जाए तो बन जाता है हमारा सुचालक। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्या क्या हमने सेट 3 का सेक्शन बी भी कर लिया, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों से। तो अब काम क्या करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और सारे लिंक को फॉलो कर लो ताकि कोई भी अपडेट्स होगा तो हम आपको यहाँ पर बता दें। आप हैंड रिटेन नोट्स खुद का बनाओ, वीडियो को पॉज करके बनाओ, रोक के बनाओ, और शेयर जरूर करो, है ना? और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारा लिंक मिल जाएगा ना, कब कब वीडियो अपलोड होती है। ठीक है।